जय हिंद दोस्तों। KGICS में आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है। जैसा कि आपको सभी पता होगा कि हमारा मध्यकालीन इतिहास का क्लास चल रहा था। उसी क्रम में आज हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे और उसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे आज। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है और दिल्ली सल्तनत को कितने भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो होती है वो 1206 में होती है, गौरी के मृत्यु के बाद। ठीक है। अब गौरी के मरने के बाद उसके जो सेनापति थे उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में रख के शासन करना शुरू किया था। ठीक है। और इसके सेनापतियों में या गौरी के सेनापतियों में प्रमुख रूप से बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन दोनों ने अपने विजय अभियानों को जारी रखा था, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था। लेकिन 1206 में गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को केंद्र मान के अपने विजित क्षेत्रों पे शासन करने लगा और दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो होता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर को केंद्र मान के शासन शुरू किया था। ठीक है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है और कहाँ से होती है उसके बाद ऐबक को देखेंगे। देखते हैं आज दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें तो इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। दो भागों में बांट के देखते हैं। एक को कहते हैं गुलाम वंश। ठीक है। दूसरे को स्वतंत्र शासक। ठीक है। अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो ये 1206 से 1290 तक चलता है। ठीक है। जबकि जो स्वतंत्र शासक हैं ये 1290 से 1526 तक चलते हैं। ठीक है। अब गुलाम वंश को भी हम तीन भागों में बांट के देखेंगे। गुलाम वंश को भी हम तीन भाग में बांट के देखेंगे। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है। अगर ऐबक की बात करें तो ये 1206 से 10 तक शासन करता है, जबकि इल्तुतमिश 1211 से, क्योंकि अगर हम 10 भी मान लें तो कोई बात नहीं, 1211 मान के चलते हैं इसको, 66 तक। ठीक है। जबकि बलबन जो करता है शासन वो 1200 66 से 1290 तक। और 1290 के बाद हम देखेंगे वो स्वतंत्र शासक की शुरुआत हो जाती है। अगर इसमें हम देखें स्वतंत्र शासकों में तो जो पहला शासक होता है वो खिलजी वंश कहलाता है। खिलजी वंश। खिलजियों के बाद आप देखेंगे तुगलक वंश आता है। और तुगलकों के बाद सैयद वंश।
और सैयदों के बाद लोधी वंश, लोधी वंश, ठीक है। और इनका अगर हम काल देखें तो 1390 से शुरू होता है और ये जाता है सॉरी 1290 से 1320 तक, ठीक है। जबकि तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ये 1414 से 1451 तक, लोधी 1451 से 1526 तक जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि गुलाम वंश या गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया और ये कौन थे। ध्यान रखेंगे इसको, गुलाम वंश को मामलूक वंश, ठीक है, या फिर प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम मामलूक की बात करें तो मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम बच्चे, ये मामलूक का अर्थ होता है। जबकि अगर प्रारंभिक तुर्क को कहे तो जैसा आपको पता होगा कि ऐवक तुर्कों के ऐवक जनजाति का था और ऐवक का मतलब होता है ऐवक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। चूंकि ये तुर्क वंशों तुर्क वंश का था या प्रारंभिक तुर्क वंश इसलिए कहा था क्योंकि ये तुर्कों के ऐवक जनजाति का था, इसलिए इसे प्रारंभिक तुर्क भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश, मामलूक वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि गौरी था कौन। चूंकि गौरी को सॉरी ऐवक था कौन, तो ऐवक आपको पता होगा कि गौरी का दास था और सबसे पहले ऐवक को निसापुर के एक काजी जिसका नाम फखरुद्दीन था उसने खरीदा था और फखरुद्दीन से होते हुए ये गौरी तक पहुंचा और गौरी ने इसे खरीद के अपने पास रखा और अपने गुणों के कारण ये अमीर आखुर के पद तक पहुंच गया था। अगर हम अब ऐवक की बात कर लें, ठीक है, तो ऐवक से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी दिल्ली है, राजधानी बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक ने तो लाहौर को केंद्र मान के शासन किया था, ठीक है। तो अब हम ऐबक के बारे में देखते हैं कि ऐबक, पहले इसको जरूर याद रख लेंगे कि गुलाम वंश में ये 3 शासक आते हैं और उसके बाद ये स्वतंत्र शासक है, क्योंकि इनमें से देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों किसी ना किसी के गुलाम रहे हैं, इसीलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है या मामलूक या वंश या प्रारंभिक तुर्क वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। जबकि ये स्वतंत्र शासक है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से सभी को एक एक करके देखेंगे। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऐबक। ऐबक का काल जो है वो 1206 से 1210 तक है, ठीक है। ये था कौन? ये गौरी का
दास था, ठीक है। और गौरी के पहले, सबसे पहले इसे सर्वप्रथम ऐबक को मीसापुर के काजी फखरुद्दीन ने खरीदा था। उसके बाद ये गौरी के पास गया और अपने गुणों के कारण सबसे पहले ऐबक अमीर आखुर अमीर आखुर के पद पर पहुंच गया। अमीर आखुर का मतलब ही होता है अश्वशाला का अधिकारी। अश्वशाला का अधिकारी, ठीक है। तो अपने गुणों के कारण सबसे पहले ये अमीर आखुर के पद पहुंचता है और फिर यहाँ से ये शासक बनता है। और शासक बनने की कहानी ये है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 के तराइन का द्वितीय युद्ध, गौरी जब गजनी वापस जाता है तो अपने सेनापतियों को भारत सौंप जाता है, ठीक है। तो गौरी के भारत से वापस जाने के बाद उसके सेनापतियों ने उसके विजित क्षेत्रों को देखभाल शुरू किया और जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसे ऐबक के पास दे गया, या ये कह लें ऐबक को अपने विजित क्षेत्रों को सौंप के वो गजनी चला गया। इस समय ऐबक दिल्ली को केंद्र मान के, जब गौरी भारत को विजित करके वापस गया गजनी, तो उसने अपने विजित क्षेत्रों को अपने सेनापतियों को सौंप दिया और उसमें प्रमुख रूप से ऐबक था। ऐबक ने दिल्ली को केंद्र मान के उसके राज्य को या गौरी के विजित क्षेत्रों को संरक्षित करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, गौरी ने प्रारंभ में दिल्ली को केंद्र मान के शासन करना शुरू किया था। कब? जब गौरी जिंदा था, या गौरी ने जब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अपने विजित क्षेत्रों को ऐबक को सौंप के गजनी चला गया था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी ये दिल्ली को केंद्र मान के शासन कर रहा था, लेकिन 1206 में जब गौरी की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय ऐबक ने दिल्ली की जगह लाहौर को केंद्र मान के समय दिल्ली के जगह लाहौर को केंद्र मानकर शासन करना शुरू किया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, जब तक गौरी जिंदा था तब दिल्ली को केंद्र मान के, और गौरी के मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली की जगह लाहौर को केंद्र मान के शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब जब ये लाहौर को केंद्र मान के शासन करना शुरू किया, तो चूंकि ये अभी दासता से मुक्त नहीं हुआ था, दासता से मुक्त होता है 1208 में, ठीक है। तो अभी ये दासता से मुक्त नहीं हुआ है, तो क्या होता है, तो दासता से मुक्त ना होने की वजह से सुल्तान बनने के बाद, गौरी के मृत्यु के बाद भी इसने सुल्तान या शाह की उपाधि नहीं ली, उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने
या मलिक, सिपह सलार या मलिक की उपाधि धारण की। ठीक है, ना तो इसने सुल्तान, ना तो शाह की उपाधि धारण, बल्कि सिपह सलार या मलिक की उपाधि धारण कर इसने शासन करना शुरू किया। ध्यान रखेंगे, इसीलिए चूंकि ये अभी दासता से मुक्त नहीं हुआ, तो इसने अपने नाम का कुतबा भी नहीं पढ़वाया, और ना ही अपने नाम का सिक्का चलाया। ध्यान रखेंगे, सुल्तान बनने के बाद इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना शाह की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम का कुतबा पढ़वाया, और ना ही अपने नाम से सिक्के चलाए। ठीक है, बल्कि इसने सिपह सलार या मलिक की उपाधि के साथ शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी ये दासता से मुक्त नहीं हुआ था। ये दासता से मुक्त होता है कब? 1208 में जब ये गजनी जाता है, तो गजनी में गौरी का जो भतीजा है, गौरी का भतीजा ग्यासुद्दीन महमूद, 1208 में गौरी के भतीजे, गौरी के भतीजे दिन महमूद, गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद से ये दासता से मुक्ति पत्र प्राप्त करता है, और इसी समय से ये दासता से मुक्त होता है। ठीक है, और इसको सुल्तान की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि या दासता से मुक्त किसने किया था इसे? तो ऐबक को दासता से मुक्त 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने मुक्त किया था दासता से, और इसे सुल्तान की उपाधि दिया था। इसी समय से ये सुल्तान के नाम से शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, सुल्तान बनने के बाद इसने नए क्षेत्रों को जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने विदित क्षेत्रों को भी संरक्षित रखना इसने मुनाफी समझा, क्योंकि अभी भी इसके साथ के जो अन्य गुलाम थे वो पूरी तरह से ऐबक के साथ नहीं थे। ठीक है, इसीलिए ऐबक ने अपने राज्य को संरक्षित करने के लिए किसी अन्य जगह को जीतने की कोशिश नहीं किया या अन्य आक्रमण नहीं किए, और अपने सहयोगियों के साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाना ज्यादा उचित समझा और अपने राज्य को संरक्षित करने की कोशिश किया था। तो इसने शासक बनने के बाद नए क्षेत्रों को विजित करना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने पुराने क्षेत्र को ही संरक्षित रखना ज्यादा अच्छा समझा, और इसके लिए इसने अपने सहयोगियों से वैवाहिक संबंध बनाना शुरू किया। अब इसका वैवाहिक संबंध किससे साथ क्यों होता है वो देखते हैं। ध्यान रखेंगे, 1208 में ये दासता से मुक्त हो गया था, और इसी समय से ये सुल्तान की पद से शासन करना शुरू करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसने अपने राज्य को संभालने के लिए क्या किया, और किन 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 के साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाया। देखते हैं कि इसने किन 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 के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो अगर हम देखें तो इसने 3 लोगों के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। कौन कौन था? पहला एलदोज, दूसरा वाचा, तीसरा इल्तुतमिश। ये दास था, ये सिंध का गवर्नर था, और ये गजनी का
शासक था। ठीक है। अब इसने एल्दोस की पुत्री से, इसकी पुत्री से स्वयं विवाह किया। ठीक है। जो गजनी का शासक एल्दोस है, इसकी पुत्री से ऐबक ने स्वयं विवाह किया, जबकि सिंध का जो गवर्नर है कुबाचा, इसके साथ अपनी बहन का विवाह किया। जबकि इल्तुतमिश के साथ इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो ध्यान रखेंगे, इसने अपने राज्य को संरक्षित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उनमें प्रमुख थे, पहला एल्दोज जो गजनी का शासक था, इसके साथ इसने एल्दोज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। और जो सिंध का शासक था या गवर्नर था कुबाचा, इसके साथ अपनी बहन का विवाह किया। और इल्तुतमिश जो इसका दास था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इस तरह इल्तुतमिश इसका दास और दामाद दोनों हो जाता है। ठीक है। इस वैवाहिक संबंधों से केवल ये अपने राज की सुरक्षा करना चाहता था, क्योंकि वो स्वयं दास था और ये सब भी दास थे, और इसीलिए इसको डर होता था कि ऐसा ना ये कि ये विद्रोह करने लगे। तो इस विद्रोह के डर से या अपने राज की सुरक्षा के लिए उसने इन सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना ज्यादा अच्छा समझा, अन्य राज्यों को विजित करने की जगह पे। ठीक है। अब इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इसने अपने राज्य की रक्षा की और 1210 तक ये शासन करता है। ठीक है। ऐबक को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे ऐबक को अगर देखें तो इसे हजरत आला, हजरत आला के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, या लगता भी कहा जाता है। ठीक है। साथ ही इसे कुरान खां, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सबसे प्रसिद्ध नाम था वो हातिम ताई था। ठीक है। तो इसको हातिम ताई भी कहा जाता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। ठीक है। हातिम ताई और कुरान खां, चूंकि ये कुरान की आयतें बहुत सुरीली आवाज में गाता था, इसलिए कुरान खां भी कहा गया, और हजरत आला भी इसे कहा जाता। तो ये सारी इसकी उपाधियां थी जो इसको मिली थी या जिससे नाम से ये जाना जाता था। ठीक है। अब 1210 में क्या होता है, लाहौर में, यही देख लेते हैं। 1210 में लाहौर में चौगोन खेलते समय, या कह रहे हैं पोलो, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण
इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो गई कब? 1210 में लाहौर में इसको मृत्यु हो गई। इसके बाद देखेंगे, इसके मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र है, ठीक है, ऐबक का पुत्र आरामशाह, ये शासक होता है। कितने माह के लिए? केवल 8 माह के लिए। कुछ इतिहासकार या कुछ अन्य लोग कहते हैं कि ये ऐबक का पुत्र नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं ये ऐबक का पुत्र था जो 8 महीने तक ऐबक के बाद शासक रहा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि बदायूं का सूबेदार और इसका दास और दामाद इल्तुतमिश 8 महीने के बाद इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने इसे गद्दी से हटा के शासक बन जाता है, ठीक है। तो वो ऐबक के बाद उसका पुत्र आरामशाह 8 माह शासक रहता है और इसी को पराजित कर ऐबक का दास और उसका दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है, ठीक है। तो 1206 से 1210 तक ये शासक रहता है और इसका सबसे बड़ा जो उपनाम है, इसको ध्यान रखेंगे, इसे हजरत आला, लाग बख्श, लगता, कुरान खां या हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये सारी इसकी उपाधियां थी, इसको ध्यान रखेंगे। और साथ में इसने किनके साथ कौन कौन से वैवाहिक संबंध बनाए, इसको ध्यान रखेंगे। 3 वैवाहिक संबंध इसके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने सुल्तान बनने के बाद कभी भी शाह या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि 1208 में जब गौरी के भतीजे से इसने दास्ता से मुक्ति पत्र प्राप्त किया, उसके बाद इसको सुल्तान की उपाधि मिली और 1206 में ये शासक बनता है, लेकिन 1208 के बाद ये सुल्तान की उपाधि धारण करता। सुल्तान बनने के बाद ना तो इसने अपने नाम का कुतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम से सिक्के जारी किया, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे 2 साल ये बिना सुल्तान के बल्कि केवल सिपह सलार या मलिक की उपाधि से शासन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कब ये सुल्तान बना और कब इसे सुल्तान की उपाधि मिली और सुल्तान बनने के बाद किस नाम से इसने शासन किया था, सिपह सलार या मलिक के नाम से इसने शासन करना शुरू किया था, ठीक है। इसके ये भी देख लेंगे कि सर्वप्रथम ये अमीर आखुर के पद पे नियुक्त हुआ था, ठीक है, और यहीं से ये आगे बढ़ता गया और एक समय पे देखेंगे ये सुल्तान की पद पे पहुंच जाता है। तो ये दूसरी बात, जब तक गौरी जिंदा था तब तक इसने दिल्ली को केंद्र मान के शासन किया और गौरी के बाद इसने लाहौर को केंद्र मान के शासन शुरू किया था। इसीलिए दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो गौरी की ऐबक की जगह किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि उसने दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है। संस्थापक देखें या ये पूछें कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो ऐबक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसकी जगह आप देखेंगे तो यहाँ इल्तुतमिश का नाम आता है, क्योंकि दिल्ली को दिल्ली की राजधानी बना के शासन करने वाला इल्तुतमिश था, ठीक है। अब 1210 में इसकी मृत्यु होती है और यहाँ से इल्तुतमिश शासन करना शुरू करता है, ठीक। तो अब हम कल या अगले क्लास में इल्तुतमिश को देखेंगे। ध्यान रखेंगे इसके जितने भी निर्माण कार्य हैं या इसने जितने भी किले बनवाए या जो भी कुछ इसने बनवाया, स्थापत्य कला में इसका क्या योगदान था, इसका अलग से हम क्लास लेंगे। कब? जब सभी शासकों को पढ़ा देंगे तो फिर दिल्ली सल्तनत का जो स्थापत्य वाला क्लास है वो अलग रहेगा, तो उसको अलग से हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, इस सब में क्या कौन से स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान दिया, उसका अलग क्लास रहेगा। हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम केवल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि कब कौन शासक हुआ, इनके स्थापत्य कला और इनके शासन व्यवस्था की हम अलग क्लास लेंगे लास्ट में, जब दिल्ली सल्तनत के सभी शासक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। कल की क्लास में हम इल्तुतमिश को देखेंगे। जय हिंद।